To make your past papers practice more effective and more efficient, I want you to go down into the description below और वहाँ पे जो पहला लिंक है उसको आप क्लिक कीजिएगा एंड इट विल टेक अप यू टू दिस वेबसाइट। इस वेबसाइट में प्रेस दिस ओ लेवल्स कॉमर्स एमसीक्यूज और इस वीडियो में हम जो भी पेपर कर रहे हैं लेट्स से मई जून उसकी आप यहाँ पे डिटेल डाल दीजिए। P1 है एंड हियर यू गो। अब इसमें आपने क्या करना है, जब भी हम कोई क्वेश्चन करें पॉज द वीडियो, थिंक ऑफ द आंसर जो कि आपके ख्याल से आंसर हो सकता है इसका, लॉजिक लगाइए इस पर एंड देन चूज योर आंसर और फिर वीडियो को रिज्यूम कीजिए, जो भी एक्चुअल आंसर था उसको आप यहाँ पे चूज कर लीजिए, ठीक है। एंड देन सिमिलरली डू इट फॉर क्वेश्चन नंबर 2, डू इट फॉर क्वेश्चन नंबर 3, ऑल द वे टिल क्वेश्चन नंबर 40 एमसीक्यूज होते हैं P1 के अंदर। एंड देन यू कैन सबमिट योर आंसर और यहाँ पे आपका कैलकुलेटर होके आ जाएगा कि भाई आपने कितने मार्क्स आपको मिले, आपकी कितनी परसेंटेज बनती है और आपका क्या ग्रेड आएगा इस मार्क्स के ऊपर P1 के अंदर, ठीक है। अभी हम ओवरऑल ओ लेवल्स कॉमर्स के ग्रेड की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ एक इंडिविजुअल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। ये ग्रेड किस यानी किस बेसिस के ऊपर हम निकाल रहे हैं, यू कैन वॉच और वीडियो ओ लेवल्स कॉमर्स ग्रेड थ्रेशोल्ड के नाम से चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। वहाँ पे हमने पिछले 15 से 20 सालों के ग्रेड थ्रेशोल्ड्स लिए हैं और उनका हमने एक ना एवरेज निकाली और एवरेज निकाल के हर वेरिएंट हर कंपोनेंट की हमने एक मिनिमम एक मिनिमम मार्क्स रिक्वायरमेंट बना ली कि आपको कितने मार्क्स चाहिए होंगे किसी भी इंडिविजुअल ग्रेड को अचीव करने के लिए। सो फॉर एग्जाम्पल इन P1 पाकिस्तान के अंदर जो आपका 12 होता है वेरिएंट, वहाँ पे आपको चाहिए 32 या 32 से अब आपको चाहिए होंगे, तो उस पे फिर आपको जाके ए मिलेगा। ए स्टार इंडिविजुअल कंपोनेंट की सतह के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता, वो जब दोनों कंपोनेंट को मिलाते हैं P2 और फिर P1 तो फिर जाके आपका ए स्टार कैलकुलेट होता है। सो यू कैन शेयर योर रिजल्ट विद मी एज वेल। यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा, आप अपना व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिएगा एंड देन आई कैन गेट बैक टू यू विद सम गाइडेंस एंड सम फीडबैक ऑन योर रिजल्ट। विद दैट सेड, आप वीडियो देखिए, टेक केयर। पेपर नंबर 2 इन आवर सीरीज हम कवर अप कर रहे होंगे आपका पेपर 11 ऑफ अक्टूबर नवंबर 2025। सो लेट्स स्टार्ट। ये आपका एमसीक्यूज वाला पेपर है, पेपर 11। हमने फर्स्ट वीडियो में पेपर 12 किया था, तो हम 5 करेंगे एमसीक्यूज के, फिर हम 5 करेंगे आपके पेपर 2 के, और फिर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर शिफ्ट करेंगे इंशाल्लाह। सो व्हाट आर बेसिक ह्यूमन नीड्स? कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट नहीं, ये आपकी ह्यूमन नीड नहीं है। एंटरटेनमेंट, एम्प्लॉयमेंट नहीं। इंश्योरेंस, फाइनेंस नहीं। शेल्टर एंड फूड इज डेफिनेटली, बहुत आसान है ये। The table shows the percentage of workers employed in different types of sectors in the years 2003 and 2023, यानी 10 साल का फर्क है। What is the increase or decrease in the percentage of workers in primary industries between 2003 और 2023 के अंदर? ये बहुत आसान सा है। इसमें आप देखिए हमारे पास प्राइमरी सेक्टर कौन सा है, यानी प्राइमरी इंडस्ट्री हमारे पास कौन सी है। एग्रीकल्चर है, ये नहीं है, ये तो आपकी कमर्शियल सर्विस है, ये आपका बेसिकली टर्शरी में आता है क्योंकि ये सर्विसेज बेस्ड है। कंस्ट्रक्शन ये आपके सेकेंडरी में आ जाता है। डायरेक्ट सर्विसेज ये आपके अगेन टर्शरी में आ जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ये आपका आ जाएगा सेकेंडरी के अंदर, क्योंकि सेकेंडरी में हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है, कंस्ट्रक्शन भी आती है उसके अंदर, तो ये सारी चीज़ें आपके पास सेकेंडरी के अंदर आती हैं। तो कितना इंक्रीज या फिर कितना डिक्रीज आया है? वेल 5% से वो शिफ्ट हुए हैं 3% के ऊपर, तो उसका मतलब है कि भी आपके पास आंसर है -2% आपका टोटल डिक्रीज आया है, चेंज आया है। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे डिवीजन ऑफ कॉमर्स बने हुए हैं। सो वी हैव कॉमर्स, और कॉमर्स में हमारे पास ट्रेड है और फिर एड टू ट्रेड है, ठीक है। तो कॉमर्स इटसेल्फ वैसे एड टू ट्रेड है। ट्रेड में हमारे पास फॉरेन ट्रेड है और फिर होम ट्रेड है, और फिर फॉरेन ट्रेड में हमारे पास इंपोर्ट है और दूसरा क्या होगा? ए, एक्सपोर्ट, डेफिनेटली। क्वेश्चन नंबर 4। लोकल सुपरमार्केट सीक्स टू रिस्पॉन्ड टू कस्टमर डिमांड फॉर फ्रेशर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि भी ज़्यादा फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल मिले उनको, ठीक है। सो विच एक्शन बाय द लोकल सुपरमार्केट इज मोस्ट लाइकली टू मीट कस्टमर्स रिक्वायरमेंट? देखिए, अगर आप स्टोरेज स्पेस को इंक्रीज कर देंगे तो उससे आपके फ्रूट फ्रेश नहीं रहेगा, बल्कि आप ज़्यादा देर वहाँ रखेंगे तो वो लेस फ्रेश होगा। तो ये बिल्कुल अपोजिट इसका। बी, ऑफरिंग मोर सेल्फ सर्विस, इसका कोई ताल्लुक नहीं है फ्रेश होने से। ऑर्डरिंग स्टॉक फॉर डिलीवरी जस्ट बिफोर कंज्यूमर नीड इट, यानी जो ही आपका कंज्यूमर किसी चीज़ की डिमांड करता है आप उस वक़्त मंगवाते हैं, जहाँ से भी आप जिस भी सप्लायर से आप मंगवा रहे हैं, तो जितना फ्रेश होगा उतना अच्छा होगा। तो उसका आंसर सी है। डी नहीं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है फ्रेश होने से। क्वेश्चन नंबर 5। व्हिच रिटेलर बेनिफिट्स फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड बाइंग? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। रिटेलर हमारे पास होते हैं वो लोग जो कि मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के बाद और कंज्यूमर से पहले, यानी सप्लाई चेन में यहाँ पर आते हैं। यानी पहले आपके पास आता है मैन्युफैक्चरर, फिर आता है होलसेलर, उसके बाद आता है रिटेलर और फिर उसके बाद आता है कस्टमर। तो हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर होगा चेन स्टोर। सेंट्रलाइज्ड बाइंग कहते हैं कि
पूरी की पूरी जितनी भी सेलर से, होलसेलर से, मैन्युफैक्चरर से, सप्लायर से जो भी चीज़ आपने खरीदनी है अपने स्टोर के लिए, तो वो सारी की सारी आपका एक ही डिपार्टमेंट लीड कर रहा होता है उसको। यानी तमाम की तमाम बाइंग जो है वो सारी की सारी एक डिपार्टमेंट कर रहा होता है। उसका फ़ायदा क्या होता है कि आपको बहुत सारी डिस्काउंट्स मिलती हैं, क्योंकि जब आप बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे ऑर्डर करते हैं तो बल्क डिस्काउंट आपको मिलती हैं। अगर आपकी हर डिपार्टमेंट एक-एक चीज़ ऑर्डर कर रही है, उसको उसको कुर्सियाँ चाहिए, उसको फ्रूट चाहिए, उसको ये चाहिए, उसको वो चाहिए, तो ये फिर एक काफ़ी महँगा पड़ जाता है। तो आप एक ही मरतबा बड़े-बड़े सप्लायर से अच्छी खासी चीज़ें लेते हैं, कुर्सियाँ, मेज़, कंस्ट्रक्शन मटीरियल, ये सारी चीज़ें ले लेते हैं, तो आपको एक ओवरऑल एक आपको एक डिस्काउंट पैकेज देते हैं। इसी तरह से आपने कोई और चीज़ लेनी है, तो वो सारा एक डिपार्टमेंट का काम होता है, क्योंकि उसके उसका ताल्लुक बना होता है सप्लायर्स के साथ। तो सप्लायर्स उसको अच्छी डिस्काउंट देते हैं, बजाय ऐसा कि हर मरतबा कोई नया बंदा अप्रोच करे किसी नई डिपार्टमेंट के अंडर। तो एक डिपार्टमेंट होती है, उसका काम ही यही होता है कि भई जब भी ऑफ़िस में किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो वो उसको कॉन्टैक्ट करते हैं, फिर वो आगे काम अपना निकलवाते हैं। आगे चलते हैं। व्हिच सेलिंग टेक्निक गिव्स अ पर्टिकुलर ट्रेडमार्क? अच्छा, ट्रेडमार्क के बारे में बात कर रहे हैं। ट्रेडमार्क इसके अंदर एडवर्टाइज़िंग नहीं, बारकोडिंग नहीं, ब्रांडिंग, यस ब्रांडिंग, क्योंकि ब्रांडिंग से आपकी चीज़ का ट्रेडमार्क, आपका ट्रेडमार्क आपकी चीज़ के ऊपर लग जाता है। सिंपल एज़ दैट। पैकेजिंग नहीं, पैकेजिंग पे अगर ब्रांडिंग नहीं है, तो ये कोई ट्रेडमार्क नहीं है। अगर आपकी एडवर्टाइज़िंग में ब्रांडिंग नहीं है, तो कोई ट्रेडमार्क नहीं है। हद तक अगर आपके बारकोड पे भी आपकी कोई ब्रांड नहीं है, बारकोडिंग पे भी असूलन तौर पे होना चाहिए। जैसा क्यूआर कोड के ऊपर होता है, सीधा बारकोड्स के ऊपर भी होना चाहिए। व्हाई हैव व्हाई हैव क्रेडिट कार्ड्स इंक्रीज्ड इन पॉपुलैरिटी? बहुत आसान है इसका सवाल। इसका बेसिकली ये वाला सवाल जो है वो आपसे ये पूछ रहा है कि भाई क्रेडिट कार्ड्स की कंजप्शन क्यों इंक्रीज हुई है, राइट? हमेशा आपने याद रखना है कि कंजप्शन जब आपकी इंक्रीज होगी, तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट कार्ड्स भी अवेलेबल होंगे और उनको पाना भी आपके लिए आसान होगा। ठीक है? सो ए नहीं, गुड्स बॉट यूजिंग दिस मेथड नहीं, दे आर नॉट ऑलवेज चीपर, बल्कि कई बार महंगी भी आपको पड़ती हैं। इंटरेस्ट चार्ज, हाँ ठीक है, ये भी एक वजह हो सकती है। यानी ये कोई पॉपुलैरिटी की वजह नहीं हो सकती, कुछ और चीज़ की वजह हो सकती है, मगर इंटरेस्ट की वजह से पॉपुलैरिटी बढ़ती नहीं है। लोग तो बल्कि उल्टा उससे भागेंगे कि भाई हमें इंटरेस्ट पे करनी होगी। सी, इंटरेस्ट रेट्स ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस आर सेट एट ज़ीरो। अच्छा, यहाँ पे एक मसला है। मसला ये है कि कभी भी आपके इंटरेस्ट रेट ज़ीरो नहीं होते, क्योंकि आपको जो रह गया वो आपने पे करना होता है। ठीक है? तो इसलिए आउटस्टैंडिंग बैलेंस के साथ कुछ चीज़ें होती हैं, वो क्या चीज़ें वो अभी उसका कोई ज़रूरत नहीं है उसको समझने की, मगर ये रॉन्ग है, ठीक है? कभी भी इंटरेस्ट रेट ज़ीरो नहीं होगा। डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको एक वैरायटी ऑफ रिवॉर्ड प्रोग्राम मिलता है। ये चीज़ आपको मुतवज्जे करती है क्रेडिट कार्ड्स की तरफ, जिसकी वजह से फिर आप बाय करते हैं उसको, एंड दैट इज़ व्हाई इसकी भी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। A salesperson wants to book a hotel for a business trip. Which type of credit would be more suitable for her to use? देखिए, अब उसने एक होटल बुक करना है, तो होटल बुक करने के लिए डेफ़िनेटली उसको बैंक लोन की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी आप बैंक लोन में क्या कहेंगे भई, आप उससे कह रहे हैं कि भई मैंने हवाई के अंदर मैंने एक होटल 3-4 दिनों के लिए बुक करना है, मुझे बैंक लोन चाहिए। तो इससे तो काम नहीं करता ना, तो आप उसके लिए एक क्रेडिट कार्ड लेंगे। आप क्रेडिट कार्ड के ऊपर अपनी परचेज़ करेंगे, अपनी बुकिंग करेंगे, अपना एयर ट्रैवल जो भी आपने करनी है, सारा कुछ उसमें होगा। हायर परचेज़ ये एसेट्स के लिए होता है सिर्फ़। इनफॉर्मल क्रेडिट नहीं, इनफॉर्मल क्रेडिट होता है ओरली, आपने कह दिया कि भई मैं आपको चीज़ बाद में जाके मैं ये चीज़ ले रहा हूँ, बाद में इसकी पेमेंट कर दूँगा। तो अब अगला बंदा मान रहा है क्योंकि वो आपको ट्रस्ट करता है, तो ये एक इनफॉर्मल क्रेडिट है। दिस साइन इज़ आउटसाइड कराची होलसेलर्स एलटीडी लिमिटेड, सप्लायर्स ऑफ क्लोथिंग टू द रिटेल ट्रेड, ठीक है? तो यानी ये सप्लायर्स हैं, ये होलसेलर्स हैं। अगेन आपने वो चीज़ याद रखनी है, हमारे पास मैन्युफैक्चरर आ जाते हैं, मैन्युफैक्चरर के बाद हमारे पास आते हैं जी होलसेलर्स, और होलसेलर्स के बाद हमारे पास आते हैं जी रिटेलर्स, और उनके बाद हमारे पास आते हैं कंज्यूमर्स। ठीक है? सो व्हाट जॉब वुड यू एक्सपेक्ट दिस बिज़नेस टू डू फॉर इट्स कस्टमर्स? तो इसके कस्टमर कौन है? इसके कस्टमर रिटेल ट्रेड है। तो क्या ये जॉब कर रहा होगा उनके लिए? वेल डेफिनिटली इसका आंसर होगा कि भई ये क्लोथिंग, यानी ये कपड़े स्मॉल स्केल बिज़नेसेस को दे रहा होगा, क्योंकि ये एक होलसेलर है, तो ये रिटेलर्स रिटेलर्स हमेशा होलसेलर से छोटे होंगे, इसलिए वो होलसेलर से बाय कर रहे होंगे। ठीक है? डेमोंस्ट्रेट आइटम ऑफ क्लोथिंग नहीं, ये उसका काम नहीं है। फाइंड रॉ मटेरियल्स, ये सप्लायर का काम है, जो कि मैन्युफैक्चरर को सप्लाई करता है रॉ मटेरियल्स। ये मैन्युफैक्चरर का काम है। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली रीज़न फॉर समवन टू ब्रोकर बनने की जो सबसे बड़ी वजह होती है, वो ये होती है कि यू हैव टू अर्न कमीशन, आपको उस पे कमीशन मिलता है। ठीक है, आप में भी शायद आप चाहते हैं कि भई आप बायर्स और सेलर्स को इकट्ठे मिलाएँ, मगर ये आपका कोई सेकंड या थर्ड आपका कोई ऑब्जेक्टिव होगा। आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि भई आपने पैसा कमाना है इससे।
पोजीशन नहीं मिलती ब्रोकर को, पोजीशन किसको मिलती है? सिर्फ फैक्टर को मिलती है, जिसका एक और नाम होता है डेल क्रे एजेंट। डेल क्रे एजेंट सर्च अप कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगी। ये हमारी वीडियो है एजेंट्स के ऊपर, वो आप देख लीजिए। ब्रोकर, फैक्टर और फिर एजेंट, इन तीनों के बीच में फ़र्क क्या होता है। आगे चलते हैं। विच डॉक्यूमेंट शोज दैट अ पेमेंट हैज़ बीन मेड? डेफिनेटली रिसीप्ट ही होती है। इनवॉइस उस वक्त होती है जब आपने भी यानी आपने पेमेंट अभी करनी है, यानी सेल अभी हुई है पर आपको अपने पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए, बस एक तरह से वो पैसों के बारे में कि आपने इतने पैसे देने हैं, पैसे दे दिए, अब उस इनवॉइस के ऊपर रसीद आएगी, ठीक है, एज अ प्रूफ ऑफ योर पेमेंट। इसके बाद हमारे पास है फातिमा ओन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 है कि भी फातिमा ओल्ड सप्लायर $800, ठीक है, और उनको कैश डिस्काउंट मिली, कितने की मिली? जितने की मिली वो यहाँ पे हमें नहीं मालूम कि उसको कितने की मिली, और उन्होंने फिर पे किया $760, यानी उनको करना पे था $800, मगर उनको एक डिस्काउंट मिली और उस डिस्काउंट के बाद इन्होंने सिर्फ $760 पे किया। वेल, व्हाट परसेंटेज कैश डिस्काउंट डिड फातिमा रिसीव? बहुत आसान है इसका। करना क्या है आपने? आपने सिंपली ये करना है, 760 लें, उसको आप डिवाइड कर, बल्कि मैं आपके सामने यहाँ पे कर देता हूँ। हियर यू गो। सो वी हैव, यहाँ पे हम आते हैं, हमारे पास 760 है, डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाता है 800, आंसर आ गया 0.95, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय कर दें आप इसको 100, तो बेसिकली 5%, यानी इससे सिर्फ 95% चीज़ पे की है, 5% उसको माफ हो गया, तो उसका आंसर ए है, ठीक है। इसका एक और तरीका जो निकालने का है वो आपके पास इस तरह से होता है कि आप सिंपली ये करें, आप यानी आप करें 800 लें, उसको आप माइनस करें 760 से, 40 आ गया, नहीं $40 उसको माफ़ कर दिए गए, उसको डिस्काउंट मिल गए, डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल प्राइस 800, मल्टीप्लाई कर दें 100 से, आंसर आपके पास आ गया 5%। ईजी, ठीक है। आगे चलते हैं। द टेबल शोज द इंटरनेशनल ट्रेड फिगर्स फॉर अ कंट्री, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट फाइंड करना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? जिसमें आपके पास विजिबल एक्सपोर्ट्स भी आ जाती हैं, जिसमें आपके पास विजिबल इंपोर्ट्स भी आ जाती हैं, इनविजिबल एक्सपोर्ट भी आ जाती है, फिर इनविजिबल इंपोर्ट भी आ जाती हैं। तो अब हम इन सारों को इकट्ठा करते हैं, लेट्स सी कि क्या आता है। पहले हम इकट्ठा करेंगे विजिबल एक्सपोर्ट्स और फिर हम करेंगे इकट्ठा इनविजिबल एक्सपोर्ट को, ठीक है। सो विजिबल एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट और फिर इनविजिबल एक्सपोर्ट बनती है हमारे पास 850 बिलियन डॉलर्स। और अब हम इकट्ठा करेंगे विजिबल इंपोर्ट्स और इनविजिबल इंपोर्ट्स को, ये हमारे पास बनती है $600 बिलियन, ठीक है। अब हम इसको माइनस करेंगे आपस में, सो 850, सो वी हैव 850 माइनस 600, और हमारे पास इसका क्या आंसर आएगा? हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 150, सॉरी 150 250 आएगा, माय बैड, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया, यहाँ पे हमारे पास बी विल बी द करेक्ट आंसर, $250 मिलियन। इजी, आगे चलते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कस्टम्स अथॉरिटीज एट बॉर्डर क्रॉसिंग? वेल, कस्टम अथॉरिटीज करती क्या है? उनका काम बैलेंस ऑफ ट्रेड को रेगुलेट करना नहीं होता, ट्रैफिक को कंट्रोल करना नहीं होता, ये ट्रैफिक पुलिस का काम होता है। बैन ऑन इलीगल आइटम, यस, ये होता है कस्टम अथॉरिटीज का काम बॉर्डर पे, इसलिए उन्होंने यहाँ पे बॉर्डर का नाम मेंशन किया है, ठीक है। आगे चलते हैं। वाई इज एक्सपोर्टिंग गुड्स मोर डिफिकल्ट देन सेलिंग गुड्स इन होम ट्रेड? बहुत बहुत आसान है। होम ट्रेड का मतलब नेशनली जब आप ट्रेड करनी होती है तो वहाँ पे आपके लिए एक्सपोर्ट करना मुश्किल क्यों होता है? यानी एक्सपोर्ट करना गुड्स नेशनली चीज़ों को बेचने से मुश्किल क्यों है? यानी इंटरनेशनल ट्रेड में किसी चीज़ को बेचना घर में, यानी नेशन के अंदर किसी चीज़ को बेचने से मुश्किल क्यों होता है? वेल, उसकी वजह यह है कि जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं तो मसला आता है एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशंस का। डॉक्यूमेंटेशन इतनी नहीं चाहिए होती एक्सपोर्ट, ठीक है, किसी हद तक चाहिए होती है, मगर इतनी नहीं चाहिए होती आपको। यानी डॉक्यूमेंट्स का कितना कोई खास मसला नहीं है, आपको जब कुछ चीज़ें सेल करनी होती हैं अपने कंट्री के अंदर ही सेल करनी होती है, एक्स वक्त आपको वहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, ठीक है। तो एक्सचेंज रेट का मसला होता है, एक्सचेंज रेट एक बार गिर जाता है आपको लॉस हो जाता है, एक्सचेंज रेट एक बार बहुत ज़्यादा उठ जाता है आपकी चीज़ बिकती नहीं है, या बहुत सारे इस तरह के मसले होते हैं, तो एक्सचेंज रेट हमेशा फ्लक्चुएट कर रहा होता है। नॉन पेमेंट बाय इम्पोज, अच्छा, इम्पोर्टर नहीं, ये नहीं होता है, इसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, आगे इसका सवाल आएगा कि भी किस तरह से आप इस नॉन पेमेंट से एक्सपोर्टर्स को हम लोग बचाते हैं, उसके कुछ बैंक और कुछ गवर्नमेंट्स के कोई तरीके उनके पास होते हैं, तो इसका कोई खास मसला नहीं होता। रिस्क ऑफ कॉम्पिटिशन ये तो हर जगह होता है, आप लोकली ट्रेड करें या फिर आप इंटरनेशनल ट्रेड करें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें एक मसला ये था कि मार्केटिंग स्कीम में इसका आंसर लिखा हुआ है ए, मगर इसका आंसर मेरे ख्याल से डी है, क्यों? एग प्रोड्यूसर्स हैं, वो सेल्स उनकी कम हो गई है, नाउ दे हैव लॉन्च एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन जिसमें वो पॉजिटिव क्वालिटीज ऑफ एग्स को बता रहे हैं ताकि सेल्स उनकी बढ़ जाए।
ये कलेक्टिव इसलिए नहीं क्योंकि कलेक्टिव में मल्टीपल इंडस्ट्रीज आती हैं, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक ही इंडस्ट्री है ना, तो इसलिए आई वुड से दैट दिस इज परसुएसिव। आगे चलते हैं। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट मेल? डायरेक्ट मेल का सीन ये होता है हमारे पास कि डायरेक्ट मेल हमेशा बंदे को पहुंचती है और वो पर्सनलाइज होती है। तो उसका आंसर जो होगा वो है हाँ, वो होगा हमारे पास कैटलॉग सेंड बाय पोस्ट, क्योंकि कैटलॉग जो होती है वो आपको, यानी कैटलॉग जो होती है वो आपको बाकायदा आपके पोस्ट बॉक्स, देखिए यहाँ लिखा है कैटलॉग सेंड बाय पोस्ट, यानी आपके पोस्ट बॉक्स में गई है वो, यानी किसी ने आपको रिसीवर बनाया और डायरेक्ट उसने आपको भेजा है वो, राइट। ए में क्या है, बिलबोर्ड तो सारों के लिए होता है, जो भी गुजरा जो भी उसको देखा सारों के लिए हो जाता है। हैंडिंग आउट लीफलेट भी सारों के लिए, यानी स्पेसिफिकली आपके लिए नहीं है, पर्सनलाइज नहीं है। डी पैकेजिंग विद लोगो, पैकेजिंग किसके लिए भाई, तो ये तो हमें नहीं पता। तो बी इज द करेक्ट आंसर कि भी पोस्ट के जरिए किसी बंदे ने स्पेसिफिकली आपको अपनी कैटलॉग भेजी है। आगे चलते हैं। ये हमारे पास एक पॉपअप एडवर्टाइजमेंट है और उसमें हमारे पास यू हैड मी इन योर शॉपिंग कार्ट, यू वर होवरिंग ओवर मी फॉर अ व्हाइल, आई थॉट यू वर गोइंग टू टेक मी होम, लेट्स रिकनेक्ट, ठीक है। व्हिच मेथड ऑफ अपील इज द एडवर्टाइजिंग यूजिंग? वेल, इसमें डेफिनेटली ड्यूरेबिलिटी नहीं है, फिटनेस का भी कहीं नहीं आपको नजर आ रहा। द करेक्ट आंसर इज सी, भी एक रोमांस यूज कर रहे हैं, एक तरह से एक रिलेशनशिप यूज कर रहे हैं, एक तरह से उसको फैंसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे चलते हैं। Which term is used for a person who writes a message to another person to start communication? बहुत बहुत ईजी है, ये आपके कम्युनिकेशन वाले यूनिट्स में से है। इसको हम डेफिनेटली कहेंगे, यानी इसके देखिए दो नाम है। यहाँ पे पहले तो लिखा हुआ है राइट्स, तो उसका ऑटोमेटिकली मतलब ये है कि रिसीवर और सेंडर नहीं रहेगा। दूसरा, यानी मीडियम भी नहीं रहेगा, क्योंकि उसका ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है राइट्स, तो वो एक राइटर होगा डेफिनेटली, बहुत ईजी है। व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन व्हेन सेलिंग टू अ कस्टमर? अच्छा, ओरल कम्युनिकेशन से फायदा आपको ये होता है कि भी ना तो आपको कोई यानी रिटन रिकॉर्ड ना हो, ये कोई फायदा नहीं है, ये एक नुकसान है। इन्फॉर्मेशन डिस्टॉर्टेड हो, ये एक फायदा नहीं है, नुकसान है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ये अगेन नुकसान है। फायदा कौन सा है? ए, द सेलर गेट्स इमीडिएट फीडबैक, कि भाई कस्टमर क्या चाह रहा है, क्या उसको मेरी बात पसंद आई है या फिर नहीं, ये सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 21, इन टच सर्फेसिज आर ऑफ्टन यूज्ड, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला। डेफिनेटली इन टच सर्फेसिज, जब हम किसी भी शॉपिंग सेंटर का मैप देखते हैं, किसी स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ होता है, तो इसका मोस्ट लाइकली रीज़न ये होता है हम उसको इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो, जो भी हम दुकान देखना चाहते हैं हम वहाँ तक पहुँच पाए इजीली। बहुत कॉमन सेंस वाला एक क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। रेल ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट इज अ सुटेबल मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? वेल वेल वेल, गुड्स बिटवीन टाउन्स नहीं, लेकिन टाउन तक पहुँचाने के लिए आपके पास गाड़ी है। डिलीवरी ऑफ स्मॉल, अगेन गाड़ी है इसके लिए। इंटरनेशनल कैरेज ऑफ, अगेन ये जहाज़ है इसके लिए, क्योंकि पेरिशेबल गुड्स है ना, तो इनको फॉरन लेके जाना होता है, तो टाइम सबसे कम लगता है जहाज़ के अंदर। तो उसका आंसर डी है, कि लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से बल्कि गुड्स को हम कैरी करते हैं ट्रेन के जरिए, और फिर उसको जो भी सारा प्रोसेस होता है उसका, तो रेल के जरिए हम बल्कि गुड्स को कैरी करते हैं। वाई आर इंश्योरेंस प्रीमियम लो फॉर ट्रांसपोर्ट कंटेनर्स? क्योंकि कंटेनर्स जो होते हैं, देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम उनके लिए लो होगा जिनका रिस्क बहुत कम होगा। जिनका रिस्क बहुत ज़्यादा होगा तो उनका इंश्योरेंस प्रीमियम हाई होगा, एक्सपेंसिव होगा। यानी आपके लिए इंश्योरेंस लेना, आपको डॉक्टर ने कह दी कि आप 3 दिन बाद मरने वाले हो, और अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको नहीं देगा इंश्योरेंस, क्योंकि उनको पता है कि आप 3 दिन बाद मर जाएँगे। तो वो फिर आपकी फैमिली को पे करना पड़ेगा, तो वो एक तरह से लॉस में चले जाएँगे। तो इसलिए जितनी चीज़ अच्छी होगी तो उसपे उतनी ही कम इंटरेस्ट लगेगी, जितनी ज़्यादा चीज़, यानी उसपे इतना ही कम इंश्योरेंस लगेगी, जितनी ज़्यादा चीज़ आप समझें कि पेरिशेबल है, वैल्यूएबल है, सॉरी, तो उतने ज़्यादा उस पे प्रीमियम लगेगी, क्योंकि उसके चोरी होने के, उसके डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो उसका आंसर है ए, ये कंटेनर्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से सील्ड होते हैं, तो उनका खतरा नहीं होता कि वो डैमेज हो जाए, इसलिए उनकी जो प्रीमियम होती है वो हमेशा कम होती है बहुत। आगे चलते हैं। Which service is provided at a port for handling cargo? Well, definitely boarding bridge, boarding bridge, बोर्डिंग ब्रिज तो नहीं होता है। बोर्डिंग ब्रिज तो जो तो जहाज़ों के लिए होता है एयरपोर्ट के अंदर। द करेक्ट आंसर इज बी, क्योंकि कंटेनर का एक टर्मिनल होता है, वहाँ पे सारे सारे कंटेनर उतारे जाते हैं। हैंगर ये एक जहाज़ में होता है, रनवे ये आपके एयरपोर्ट के अंदर होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ वेयर हाउस? देखिए वेयर हाउस का फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन है क्या? हाँ, अगर वो साथ कोई और फीचर्स डाल रहा है तो ये फंक्शन नहीं है, उसके फीचर्स है। तो फंक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा? फंक्शन उसका असल होता है कि भी वो सप्लाई डिमांड को फिक्स करे, उनको बैलेंस करे, यानी आर्टिफिशियल डिमांड और आर्टिफिशियल सप्लाई क्रिएट करके वो डिमांड को और वो मार्केट के इक्विलिब्रियम को वापस नॉर्मलाइज कर यानी करे, तो ये उसका काम होता है वेयर हाउस का। ये सारे फीचर्स हैं जो कि वो डाल सकता है। ये दो बस फीचर है, ये तो प्रोडक्शन का काम है, यानी ये तो मैन्युफैक्चरिंग का काम है।
तो ये बाकी जो 2 हैं वो फीचर्स हैं जो कि डाल सकता है, मगर वो डाल नहीं रहा। अगर वो डाल भी दे तो इसके फंक्शन नहीं बनेंगे, ये फीचर्स होंगे, इसके बेनिफिट्स होंगे। बॉन्डेड वेयरहाउस की फीचर क्या होता है, नहीं एक्सपेंसिव आइटम्स में नहीं होती, उसमें लाइक मिक्स होती है चीज़ों का, सिर्फ पेरिशेबल आइटम्स नहीं होती। यस, यूज टू स्टोर, नहीं ये भी गलत है, ये भी नहीं होता, क्योंकि कॉन्फिस्केटेड गुड होती है, उसको फिर फ़ौरन निकाल देते हैं और वो फिर जाती है गवर्नमेंट के पास या फिर किसी पुलिस थाने, वो चली, यानी वो चीज़ चली जाएगी। द करेक्ट आंसर इज़ यूज्ड टू स्टोर ड्यूटीएबल गुड्स, यानी वो सारे गुड्स जिनको भी ड्यूटीज़ करनी है, जिनकी वर्थ निकालनी है, उनके ऊपर टैक्स पड़ेगा, जिसने भी एक्सपोर्ट करवाया, जिसने भी इम्पोर्ट करवाया, उसके ऊपर टैक्स पड़ेगा। तो असल काम बॉन्डेड वेयरहाउस का ये होता है कि भाई सामान जहाज़ से उतार के यहाँ रखें, जब तक टैक्स पे ना हो जाए उस वक्त तक वो रिलीज़ ना करें। व्हाट इज़ मेंट बाय इंश्योरेंस प्रीमियम? ईज़ी, इट इज़ बेसिकली द पेमेंट फॉर इंश्योरेंस कवर, यानी हम आपको इंश्योरेंस कवर करवा रहे हैं तो हम उसका एक प्रीमियम चार्ज करेंगे आपसे। ठीक है, तो ये इसलिए नहीं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट तो होती नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट की जितनी भी फीस होती है वो इसी में से वो लोग काट लेते हैं, अपने इंश्योरेंस प्रीमियम में से ही काट लेते हैं। फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, ये तो इटसेल्फ इंश्योरेंस है, राइट? डी कह रहे हैं कि पेमेंट टू ये अगेन इटसेल्फ इंश्योरेंस है। तो बी और डी इटसेल्फ इंश्योरेंस है, ए बिल्कुल एक मुख्तलिफ चीज़ है जो कि सी के अंदर ही आती है। असल आंसर है सी, पेमेंट फॉर इंश्योरेंस कवर, दैट इज व्हाट वी कॉल एन इंश्योरेंस प्रीमियम। द डायग्राम शोज अ कन्वर्सेशन, ठीक है, दो नेबर्स आपस में बात कर रहे हैं स्टॉर्म के बाद। ये कह रहा है कि भाई मुझे अपने कारपेट, अपनी रूफ को रीडेकोरेट करना होगा, ठीक करना होगा, और ये कह रही है कि भाई आपके पास इंश्योरेंस नहीं है इन सारी चीज़ों को कवर अप करने के लिए। तो विच टाइप ऑफ इंश्योरेंस वुड कवर सच लॉसेस? वेल, यहाँ पे देखिए वो बात कर रहे हैं अपने घरों के बारे में कि स्टॉर्म के बाद क्या हो सकता है। वो बात कर रहे हैं रूफ के बारे में, वो अपने कारपेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर बनता है ए, बिल्डिंग्स एंड कंटेंट्स, ये इस टाइप ऑफ इंश्योरेंस के अंडर आएगा। कंसिक्वेंशियल लॉस, मॉर्गेज प्रोटेक्शन, पर्सनल लायबिलिटी, ये तो आपका एक रूल है, यानी ये बेसिकली आपके इंश्योरेंस के रूल्स और इंश्योरेंस के लॉज हो सकते हैं, मगर इसका कोई ताल्लुक नहीं है इंश्योरेंस की टाइप में से होने से। ठीक है, तो बिल्डिंग्स एंड कॉन्टेंट्स ये इंश्योरेंस की टाइप है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, हमारे पास एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसने अपनी एनुअल बिलिंग इंश्योरेंस दी है 30% के ऊपर एट द वैल्यू ऑफ कॉन्टेंट्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास टेबल दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ कंटेंट अगर आपकी 10,000 तक है तो फिर आपको जो टोटल एनुअल आपको चार्ज हम करेंगे वो है $80 पर साल, और अगर आपकी इससे बढ़कर है और 5,000 यानी 25,000 से कम है तो फिर आपकी जो एनुअल प्रीमियम होगा वो होगा 150। इफ़ अ हाउस होल्डर बायर्स बोथ बिल्डिंग इंश्योरेंस एंड कंटेंट इंश्योरेंस, यानी उसने बिल्डिंग का भी इंश्योरेंस बाय कर ली है जो कि 30% के ऊपर है ऑफ द वैल्यू ऑफ कंटेंट इंश्योरेंस, यानी जो भी आपके यहाँ पे आंसर बन रहा है उसका 30% उसमें आप समझ लें कि बिल्डिंग का होगा। इफ अ हाउस होल्डर बायज बोथ बिल्डिंग इंश्योरेंस एंड कंटेंट इंश्योरेंस टू कवर contents valued at $15,000, what will be the annual premium? बहुत ईजी है, देखिए $15,000 कहाँ पे लाई कर रहा है, क्या वो इसमें लाई कर रहा है? नहीं, वो तो इसमें लाई कर रहा है। अब जब वो इसमें लाई कर रहा है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, $150 को काटे जाएंगे। ठीक है, $150 आपके यहाँ पर आ गए, और क्या काटा जाएगा, क्योंकि उसने दोनों का ही करना है, यानी उसने कंटेंट के लिए भी करना है, उसने अपनी बिल्डिंग को भी उसने इंश्योर करना है, तो बिल्डिंग का तो इंश्योरेंस होगी, सॉरी कंटेंट की इंश्योरेंस होगी, बिल्डिंग की इंश्योरेंस यहाँ पे लिखी हुई है 30% होगी ऑफ द कंटेंट इंश्योरेंस। तो 30% 150 का कितना होता है वो निकालेंगे। मैं कैलकुलेटर खोल रहा हूँ, ऊपर लिखूंगा मैं 30, नीचे लिखूंगा मैं 150, और मैं फिर उसको मल्टीप्लाई करूँ, यानी 0.2 बनता है। तो मैं आप समझने की तरह से मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 के साथ, तो मुझे अंदाजा हो जाए कि ये, एक मिनट, मैंने गलत लिख दिया, 30/100 होगा, क्योंकि हम परसेंटेज दी है उसको हम कन्वर्ट करें वापस, तो 30/100 यू गेट 0.3 मल्टीप्लाई बाय 150, जो कि बेसिकली आपकी इंश्योरेंस है आपके कंटेंट के लिए, तो ये बनता है 45। तो 45 आपका होगा बिल्डिंग की इंश्योरेंस, अगर आप इतना आपका कंटेंट वैल्यूड है। ठीक है, सो 45 प्लस 150, दिस विल गेट यू 195, सो द आंसर इज डी। ठीक है, व्हाट इज द फीचर ऑफ करंट अकाउंट? करंट अकाउंट से आप फॉरेन विड्रॉल्स बना सकते हैं, फॉरेन आप विड्रॉ कर सकते हैं। विच मेथड प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर इंपोर्टर्स? ये होता है डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट बेसिकली ये होता है कि आपकी पेमेंट्स को वो वेरीफाई करते हैं। आपने कोई चीज़ बेच दी, आपको पैसा नहीं मिलेगा, पहले पैसा जाएगा आपके बैंक के अंदर, बैंक के पास आपका डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट नोट होगा, तभी जाके वो फिर आपको आपके पैसे रिलीज करेंगे, वरना नहीं, क्योंकि बाहर से खतरा ये होता है कि बाहर से इलीगल फंडिंग वगैरह आती है और ये सारी चीज़ें। तो एक तरह से सिक्योरिटी होती है इंपोर्टर्स के लिए कि भी हम किसी कहीं गलत बंदे को तो, यानी हम किसी गलत बंदे से तो पैसे नहीं ले रहे ना, और कहीं हमारे पैसे कहीं गलत जगह तो नहीं लग रहे। जूल्स रन अ स्मॉल कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, जूल्स करना चाहता है इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग वो क्यों करना चाहता है? ताकि वो अपना बैंक अकाउंट 24/7 यूज़ कर सके।
इसका कोई ताल्लुक नहीं है इंटरनेट के साथ, इसका भी कोई ताल्लुक नहीं है इंटरनेट के साथ, इसका भी कोई ताल्लुक नहीं है इंटरनेट बैंकिंग के साथ। 33, व्हाट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन। अच्छा, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, वो प्राइवेट इंडस्ट्री और फिर पब्लिक इंडस्ट्री उसके बारे में बात नहीं कर रहे। ये यहाँ पे बात करें पब्लिक सेक्टर के अंदर जो आपके पास कॉर्पोरेशन होती है, उनका क्या काम होता है। वेल, दे हैव टू प्रोवाइड एसेंशियल सर्विसेज, they have to work on people's morale and people welfare, social welfare. Susan has decided to set up her own business for which, ठीक है, blah blah blah, उनके पास कोई legal formalities नहीं है, formalities. Which type of business organization will Susan set up? Well, definitely जब अकेला खुद से, यानी जब वो अकेले खुद से शुरू कर रही है, उसके पास कोई legal formalities भी नहीं है, तो वो sole trader ही शुरू करेगी, बाकी सब में legal formalities होंगी इसके अंदर। Which statement describe, ठीक है, माइक्रो मल्टीनेशनल वो होते हैं स्मॉल बिजनेस जो कि होते तो एक कंट्री के अंदर, मगर वो ऑनलाइन काम करके ग्लोबली दुनिया में बेच रहे होते हैं। फ्रीलांसर्स और बहुत सारे आपके पास आ रहे हैं, क्रिएटर्स आ रहे हैं जो कि दुनिया भर में अपनी चीज़ बेच रहे हैं, उनको हम कहते हैं माइक्रो मल्टीनेशनल। यानी वो इटसेल्फ तो मल्टीनेशनल नहीं, यानी फिजिकली मल्टीनेशनल नहीं है, मगर वो ऑनलाइन के जरिए वो कर पा रहे हैं। विच सोर्स ऑफ फाइनेंस इज शॉर्ट टर्म, बैंक ओवरड्राफ्ट इज शॉर्ट टर्म। आपके पास 10,000 थे और आपने बैंक से निकाले हैं 12,000, आपको फिर 2 हफ्तों के अंदर आपने 2,000 वापस पे करने होंगे इंटरेस्ट के साथ। डिबेंचर्स बहुत बड़े होते हैं, अक्सर औक़ात 20 साल के होते हैं। रिटेन प्रॉफिट ये अगेन साल से ऊपर का होता है। शेयर इश्यूज ये भी अगेन आपके एक लंबा खापा होता है। आगे चलते हैं, नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर। नेट प्रॉफिट का आपने याद रखना है, नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला है रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल्स और एक्सपेंसेस को माइनस कर दें। सो वी हैव 525 माइनस 175 प्लस 350, क्योंकि हम इन दोनों को मिला के इकट्ठे इनसे माइनस कर रहे हैं। आंसर आपके पास आएगा 50, विच इज ए $50 मिलियन। आगे डायग्राम शोज अ न्यूज़पेपर हेडलाइन। न्यूज़पेपर हेडलाइन में हमारे पास टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई है वेयर हाउस के अंदर, तो आपका आंसर होगा डी, क्योंकि आपका टेक्नोलॉजिकल फैक्ट बड़ा है। वेबसाइट के पास एक FAQ सेक्शन होता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड सेक्शन, उसमें क्या क्या चीज़ें कवर अप होंगी। डेफिनेटली रिटर्न पॉलिसी, आपकी पॉलिसी किस तरह की, इन चीज़ों को हम देखेंगे इसके अंदर। और फिर हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, हमने रिटर्न द शूज शी हैड बॉट फ्रॉम अ रिटेलर टू द नेक्स्ट डे। ठीक है, उसको कलर पसंद नहीं आया, उसने रिफंड मांगा और रिटेलर ने फिर उसको रिफंड भी दे दिया। तो उसका क्या मतलब हुआ, लीगल राइट तो हमारे पास नहीं होता, रिफंड का लीगल राइट नहीं, बहुत सारी कंट्रीज में नहीं होता। हमने रिटर्न द शूज इमीडिएटली, इसकी वजह से रिफंड मिल गया, नहीं, ज़रूरी नहीं है। कई बार आप चीज़ को फ़ौरन खोल लें वहाँ पे, तो वो रिफंड नहीं होती। इट वॉज अ गुड विल, यस, रिफंड इज़ प्योरली बेस्ड अपॉन गुड विल। जिस तरह से इस्लाम में है कि भी जो जो रिटर्न करेगा सही चीज़ को और उसको पैसे वापस दे देगा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए बशारत दी है कि भी वो मेरे साथ जन्नत में इस तरह से होगा। यानी एक ईमानदार ताजिर, ये बहुत, यानी बहुत उसका बड़ा रैंक है। अच्छा, द शूज़ हैड अ 1 ईयर गारंटी, नहीं, ज़रूरी नहीं, क्योंकि देखिए होता ये है कि गारंटी की वजह से आप रिफंड नहीं मांगते। गारंटी से क्या होता है, गारंटी में आपको वही चीज़ ठीक करके दे देते हैं। ये वो रिफंड मांग रही कि नहीं, मैं कहीं और से बाय करूँगी, यानी आपका कस्टमर आपके मुंह पे आके कह रहा है कि भाई बस ये चीज़ आप वापस ले लें मुझसे, मेरे पैसे वापस करें, मैं आपके साथ वाले कंपटीटर से जाके खरीदूंगा। इट्स अ हार्ड थिंग टू डाइजेस्ट। ठीक है, पर जो कर लेता है इस्लाम में, फिर उसके लिए बहुत उसका एक बड़ा रैंक है। तो ये था हमारा 40 MCQs। पेपर 11 हमने कंप्लीट कर लिया। मैंने थोड़ा सा जल्दी से लेकर जाने की कोशिश की ताकि 25 मिनट में ख़त्म हो जाए और थोड़ा सा मिनट ऊपर हो गया। खैर, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पेपर। इंशाल्लाह मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।